हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हम पढ़ाएंगे मुगल काल की चित्रकला, जिसका समय है 1550 से 1857 ईस्वी तक। इसमें आज हमारा टॉपिक है ईरानी शैली। ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म समरकंद और हिरात था। जन्म स्थान जो था उसका समरकंद और हिरात था। 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई। यूं तो तैमूर वंश विध वंशकारी और बर्बरता का घोतक है। इस वंश के समान अन्य कोई वंश इतना सभ्य और संस्कृत सुसंस्कृत नहीं हुआ जिसने सभ्य और कला के प्रिय शासकों को जन्म दिया हो। 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित हुई। बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष में आई। मुस्लिम धर्म की शुरुआत के साथ ईरान में जो कला शैली पनपी व प्रचलित हुई वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। इस्लाम धर्म में मानव या जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध था। तैमूर का पुत्र शाहरुख महान कला प्रेमी शासक था। उसने हिरात नगर को अपनी राजधानी बनाया और हिरात में कला केंद्र विकसित किए। मतलब उसने हिरात में कला केंद्र विकसित किए। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बिजाद हुआ, जिसने देसी विदेशी तत्वों का समन्वय किया। ईरानी कला की विशेषताएं। नंबर 1, बड़ विधान। ईरानी चित्रों में सपाट रंग भरने का प्रचलन था। ईरानी चित्रकार ने छापा प्रकाश का प्रयोग नहीं किया। पृष्ठभूमि को रंगों से दर्शाया गया है। नंबर 2, स्थापत्य भवन। ईरानी चित्रों में भवन मेहराबदार बनते थे। जालियों सहित भवनों को नक्काशी युक्त दर्शाया गया है। मतलब जो भवन थे उनमें मेहराबें बनती थी और जालियाँ लगी हुई थी। उसके भवनों में काफ़ी अच्छे से नक्काशी की गई है। नंबर 3, वस्त्र। इसके जो वस्त्र थे ईरानी चित्रों में आकृतियों को प्रायः लंबा चोगा या लबादा एवं पगड़ी पहने अंकित किया जाता था। मतलब वहाँ के जो वस्त्र थे इस तरीके से पहनते थे वस्त्र, मतलब पगड़ी बांधते थे, सर पे पगड़ी पहन के रहते थे। लंबा चोगा या लबादा रूप से दर्शाया गया है। नंबर 4, इसकी आकृतियाँ। ईरानी चित्रों में मानव आकृतियाँ बड़ी कोमल एवं नाजुक बनाई गई हैं। मतलब जो मानव की आकृतियाँ बनाई हैं वो बहुत ही कोमल और नाजुक तरीके से बनाई गई हैं। नंबर 5, लेख। ईरानी चित्रों में चित्रों के नाम, चित्रों के विषय से संबंधित विवरण तथा कविता आदि का आकाश वाले भाग में अंकित करने का प्रचलन था। मतलब जो उसका लेख करते थे वो आकाश वाले भाग में अंकित करने का प्रचलन था। नंबर 4, हाशिए जो हैं वो। नंबर 6, हाशिए। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। चित्रों को हाशिए की सुंदरता से सजाया जाता था। मतलब जो चित्र बनाए जाते थे उसको हाशिए से सजाया जाता था। नंबर 7, रेखांकन। ईरानी चित्रों पर अजंता की प्राचीन भारतीय रेखांकन शैली तथा चीनी कला की छाप है। मतलब वहाँ का जो रेखांकन था वो अजंता की प्राचीन भारतीय रेखांकन शैली की और चीनी कला की छाप है, मतलब उसके चित्रों पर। नंबर 8, अलंकार की प्रधानता। ईरानी चित्रों में भाव व अभिव्यय व्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिता का प्रभाव अधिक था। नंबर 9, परिप्रेक्ष्य। चित्रों में प्रायः ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। भूमि, जलाशय, आसन, कब्र, कालीन आदि आकाशीय परिप्रेक्ष्य में तथा आकृतियां वृक्ष, पर्वत एवं भवन आदि सम्मुख परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं। ईरानी और मुगल शैली में तुलना। मुगल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए भी वह ईरानी शैली से पूर्णतः भिन्न थी। मतलब मुगल शैली जो थी उसमें ईरानी प्रभाव थे, फिर भी वो उससे अलग थी। नंबर 2, ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है, जबकि मुगल शैली में छाया प्रकाश का पालन हुआ है। नंबर 3, ईरानी शैली में प्रकृति अलंकारिक चित्रित है, जबकि मुगल शैली में कोशिश की गई है इस तरीके से। मुगल कला का महत्व। मुगल कला का जन्म, उन्नयन एवं पतन मुगल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ ही निहित था। मुगल शहंशाहों द्वारा प्रोत्साहित इस कला ने बाबर से लेकर जहांगीर के काल तक विश्व में एक महत्वपूर्ण चित्र शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की। इस प्रकार मुगल चित्र शैली ने भारतीय चित्रकला में नए प्रगतिशील तत्वों का समावेश किया और अंकन की दृष्टि से नया आलोक प्रदान किया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।